ओके, हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन सॉल्यूशंस, जो आपके 31 जनवरी 2023 को एग्जाम हुआ था शिफ्ट 1 का। उसके हम फिजिक्स के सॉल्यूशंस को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए, फिर आप सॉल्यूशन को देखिए। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ओके, सो लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। ओके, लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी of a block executing simple harmonic motion is 25 joule. A is the amplitude of oscillation at a by 2 the kinetic energy of the block. यानी a by 2 पे हमें ब्लॉक की kinetic एनर्जी कैलकुलेट करनी है। इजी क्वेश्चन है। देखिए, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है जो हम जानते होती है हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। के आपके स्प्रिंग कांस्टेंट है यहाँ पे, या हार्मोनिक ऑसिलेटर में कांस्टेंट मान सकते हैं। ए आपके एम्पलीट्यूड है, वो आपको दे रखी है 25 जूल, इक्वल्स टू होगा हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। दैट्स द इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं, हमें a बाई 2 पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है एट a बाई 2, जो फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू आपके a बाई 2 आ जाएगी यहाँ पे। सो काइनेटिक एनर्जी एट a बाई 2 आपको मिलेगी हाफ ऑफ के, एक्स की वैल्यू पुट करते हैं a बाई 2, तो यहाँ पे होगा a स्क्वायर बाय 4। जब इसको कैलकुलेट करते हैं, फाइनली आपकी काइनेटिक एनर्जी मिलती है 1/2 के 3/4 ऑफ ए स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ के ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/4। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 इसकी वैल्यू जब पुटअप करते हैं, सो हाफ के ए स्क्वायर आ जाता है 25 मल्टीप्लाई 3/4। व्हेन वी कैलकुलेट देन वी गेट 18.75 जूल। सो ऑप्शन 4 इज द राइट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 4 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। टू पोलराइड A and B are placed in such a way that the pass axes of the polarides are perpendicular to each other. Now another polaroid C is placed between A and B, bisecting angle between them. If intensity of the unpolarized light is I0, then the intensity of transmitted light after passing through the polaroid B. So इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे जैसा क्वेश्चन में गिवन है, 3 पोलराइड है A, B एंड C। A और B वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्सिस है, एंड जो C है वो इन दोनों की एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है। सो मैंने यहाँ पे डायग्राम यहाँ पे नोट किया हुआ है, पोलराइड A, B एंड C, इन तीनों पोलराइड्स को यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। हमें कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे अगर इनिशियल इंटेंसिटी इसकी I0 है, तो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी I0 डैश क्या होगी ये मान सकते हैं। तो नाउ कैलकुलेट करते हैं। हम जानते हैं कि किसी पोलराइड से अगर कोई लाइट इंटेंसिटी I0 पास होती है, सो फाइनल जो ट्रांसमिट होगी वो होगी I0/2। ओके, सो यहाँ से जब ये इंटेंसिटी I0 A से पास होगी, तो वहां से आउटपुट जो मिलेगा वो I0/2 मिलेगा। और जब ये C में एंटर करेगी, सो इनको बाइसेक्ट करने के लिए इसका जो एंगल है उसको होना पड़ेगा 45 डिग्री। तो यहाँ पे जो थीटा है C के लिए वो है 45 डिग्री। और इंटेंसिटी के फॉर्मूले से हम जानते हैं कि I इक्वल्स टू I0 कॉस स्क्वायर थीटा। ये होता है यहाँ पे फॉर्मूला। थीटा हमारे पास है, I0 जो इंटेंसिटी C में एंटर कर रही है, तो C से आउटपुट जो बाहर इंटेंसिटी ट्रांसमिट होगी वो हो जाएगी IC इक्वल्स टू I0 जो दे रखा है I0/2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। सो IC हमें मिलती है I0/4। फाइनली ये I0/4 B से पास होगी, तो यहाँ पे वापस ये जो B है वो इससे 45 डिग्री पर है, तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री। नाउ कैलकुलेट दी IB, जो फाइनल B से पास होगी वो होगी I0 कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा 45 है, और B में एंटर करने वाली जो बीम है उसकी इंटेंसिटी है I0/4 cos square 45 degree. So when we calculate them, we get I0/8. So option number 1. Okay, let's discuss the question number 3 that's given. At a certain depth d below the surface of the earth, the value of acceleration due to gravity becomes 4 times of that its value at a height 3r about the earth's surface, where r is the radius of the earth. Then we have to calculate the depth d is equals to, so यहाँ हमें depth d कैलकुलेट करनी है। हम फॉर्मूला जानते हैं g at depth equals to g times
1 minus d by r, where d is equals to depth and r is radius of the earth। यहाँ पे अगर हम हाइट के लिए फॉर्मूला लिखते हैं तो gh we know that is equals to g multiply r plus h times whole square। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है g at depth is equals to 4 times of gh। सो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करते हैं सो gd की वैल्यू g 1 minus d by r इक्वल्स टू 4 टाइम्स h की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी g r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। यहाँ पे h गिवन है विच इक्वल्स टू 3r, जो सरफेस से हाइट है इसकी वैल्यू जब हम पुट करते हैं g से g यहाँ कैंसिल हो गया, 1 माइनस d बाय r इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स r अपॉन 4r का होल स्क्वायर। सो इससे हमें वैल्यू मिलती है d बाय r इक्वल्स टू 3 by 4 when we calculate this all terms। so यहां से d की वैल्यू हमें मिलती है 3 by 4 multiply r क्वेश्चन में दे रखा है 6400। so now calculate them, we get d is equals to 4800 kilometer। so now we check the option number 3 is the okay। question number 4 को डिस्कस करते हैं। 100 balls each of mass m moving with speed v simultaneously strike a wall normally and reflected back with the same speed in time t second। the total force exerted by the balls on the walls। so हमें फोर्स निकालना है जो ये बॉल इन वॉल पे एक्सर्ट करती है। बहुत बेसिक पार्ट है। देखिए न्यूटन के जो सेकंड लॉ से हम जानते हैं F इक्वल्स टू dp बाय dt, यानी जो फोर्स लगेगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उससे हम कैलकुलेट करते हैं। सो सबसे पहला जो काम है हमें मोमेंटम में चेंज निकालना है। तो चेंज इन मोमेंटम उसको हम कैलकुलेट करते हैं। सो इनिशियली जो मोमेंटम है वो यहाँ पे क्या रहेगा आपके 100 बॉल्स है। सो 100 टाइम्स ऑफ v वेलोसिटी से इस वॉल की तरफ जा रही है तो यहाँ पे mv। सो ये इनिशियली आपके मोमेंटम है। फाइनल की बात करें सो फाइनल जब ये बॉल वापस रिफ्लेक्ट होके दूसरी डायरेक्शन में जाएगी तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में इसकी जो मोमेंटम होगा 100 बॉल्स का वो होगा 100 टाइप्स ऑफ माइनस ऑफ mv, क्योंकि v की डायरेक्शन अब ऑपोजिट हो चुकी है इनिशियल डायरेक्शन से। सो यहाँ पे जब हम चेंज कैलकुलेट करेंगे चेंज इन मोमेंटम, सो वी गेट 100 mv minus of minus 100 mv, then we get change in momentum is equals to 200 times of mv। तो यहाँ पे हमारे पास change in momentum आ चुका है। so force exerted by the balls, जो exerted force होगा वो होगा change in momentum upon change in time। so momentum में change है 200 times of mv और time जो क्वेश्चन में गिवन है in t second, so time equals to t। so जो force है वो आ गया 200 mv times of t। so क्वेश्चन जो ऑप्शन सेकंड है वो राइट ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। सो यहाँ पे दे रखा है द इनिशियल स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड इज u एट द हाइट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स मोशन द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज √3/2u। सो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है, जिसका जो फॉर्मूला है हम जानते हैं t इक्वल्स टू वेल नोन फॉर्मूला है 2u sin थीटा अपॉन g। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसको चेक करना है, u बाई g की फॉर्म में है। सो अगर हमने sin थीटा को कैलकुलेट कर लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन से हिंट देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट। जब कोई भी पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है तो हाईएस्ट पॉइंट पे केवल इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड रहती है जो होती है u cos थीटा, पूरे मोशन के दौरान कांस्टेंट रहती है, ये हम जानते हैं। सो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी uh वो आपकी होगी u cos थीटा, जो आपको गिवन है u cos थीटा इक्वल्स टू √3/2u। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं cos थीटा √3/2। जब थीटा क्या होता है 30 डिग्री पे आपके ये वैल्यू आ चुकी है तो अब इजीली हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री बाई g, साइन 30 होता है हाफ। सो इसको जब कैलकुलेट करते हैं देन वी
गेट टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल्स टू u बाय g। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो हमारा राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो गिवन है, अ बार मैग्नेट विद अ मैग्नेटिक मोमेंट 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर is placed in a position relative to the magnetic field 0.4 Tesla. The amount of required work done in turning the magnet from parallel to anti-parallel position relative to the field direction. So यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, कोई बार मैग्नेट आपके है, उसको पैरेलल से एंटी पैरेलल यानी 0 डिग्री से अगर आपको 180 डिग्री आपको रोटेट करवाना है, सो कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये आपको कैलकुलेट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपके मेंस के लिए। सो यहाँ पे जो W होता है, वर्क डन होता है, वो आपके होता है mb cos θ1 माइनस ऑफ cos θ2। यहाँ पे आपको कहा है पैरेलल यानी θ इक्वल टू 0 से θ2 इज इक्वल टू एंटी पैरेलल यानी 180 डिग्री तक आपको इसको रोटेट करवाना है। सो W आपके पास आ जाएगा mb cos 0 माइनस ऑफ cos 180। इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो वर्क डन आपके आता है 2 mb, यानी इसको कैलकुलेट करना है। m यानी मैग्नेटिक मोमेंट जो आपको गिवन है 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर एंड b आपको गिवन है 0.4 टेस्ला। इसको जब आप कैलकुलेट करते हो तो बहुत इजी कैलकुलेशन है। w m आपके पास आ गया 5.4 मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 2 MB दे रखा है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करते हो सो ये आपकी वैल्यू जो आती है W की 4 जूल वर्क है। तो सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r विद रेडियल डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। सो यहाँ पे हम बात करेंगे कंडक्टर की, उससे पोटेंशियल और आर में वेरिएशन यानी ग्राफ आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। सो देखिए, हम सब ने पढ़ रखा है जो कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर की अगर मैं बात करूं, सो स्फेरिकल कंडक्टर आपके बिहेव करता है एज अ स्फेरिकल शेल, यानी जो सारा चार्जेस है वो इसकी आउटर सरफेस पर आ जाएगा, इनसाइड कोई भी चार्जेस नहीं रहेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो है r इज लेस देन r के लिए तो ये होता है आपके 0 और r इज ग्रेटर देन r के लिए ये आपके मिलता है kq बाय r स्क्वायर। ये आप सबने पढ़ रखा है। सो इसकी हेल्प से हम पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे। सो वेल नोन v और e का रिलेशन है v इक्वल्स टू माइनस ऑफ e डॉट dr। सो इनसाइड अगर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है सो v जो है वो तो आएगा कांस्टेंट, ये हमें पता है ना, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। सो इस रिलेशन से भी हम चेक कर सकते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा, सीधे भी चेक कर सकते हैं। और कंप्लीटली इसको कैलकुलेट करने के लिए हम r इज ग्रेटर देन r के लिए v को कैलकुलेट करते हैं। सो v इक्वल्स टू माइनस ऑफ e हमारे पास है kq बाय r स्क्वायर एंड dr। सो फाइनली जब इसको कैलकुलेट करते हैं सो v आपको मिलता है kq बाय r। सो यहाँ पे v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr। पूरा अगर ग्राफ कैलकुलेट करें सो r तक तो ये कांस्टेंट रहेगा, फिर आपके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह ये वेरी कर जाएगा। ये आपके इस टाइप का ग्राफ आपको मिलेगा जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 है। और इसको सीधे भी आप केवल इनसाइड वाले केस से भी कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो गिवन है, इफ r एक्सएल एक्सी रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस। यानी कौन सा यहाँ इन चारों ऑप्शंस में से टर्म्स है जो डायमेंशनलेस होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे एक बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए कि r, एक्सएल और एक्सी इन तीनों की डायमेंशन सेम होती है। जो काम r का आपके सर्किट में होता है वही एक्सएल और एक्सी वाला जो है रिएक्टेंस है उसको हम यूज करते हैं एक इंडक्टर वाले पार्ट में और एक कैपेसिटर वाले पार्ट में एज अ रेजिस्टेंस को देख सकते हैं। सो यहाँ पे इन तीनों की डायमेंशन सेम होती है। ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट की बात करें, अगर मैं एक्सएल एक्सी अगर इसको r के इक्वल करूं तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। सो r एक्सएल को लिखा r अपॉन r। सो यहाँ पे r आ रहा है तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। सेकंड आपके आएगा r रूट x
एक्सल एक्सी दे रखा है। एक्सल एक्सी को डायमेंशनली जो हम आर के इक्वल मानते हैं तो ये क्या आ गया, आर मल्टीप्लाई आर, सो आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर का रूट, सो फाइनली आपको ये मिल जाएगा आर अपॉन आर। सो सेकंड ऑप्शन आपके यहाँ पे राइट होगा। इसके अलावा आप एक्सी और एक्सल इन दोनों की डायमेंशन चेक भी कर सकते हैं, सो वो आपके आर के इक्वल ही आएगी। ये भी ऑप्शन आपकी हो सकता है। फोर्स 200 न्यूटन at an angle 30 degree with horizontal, then find the normal reaction of the roller। so यहाँ पे हमें normal reaction find out करना है। easy question है, आपको FBD बनाना आना चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। so यहाँ पे रोड रोलर है, यहाँ पे मैंने FBD बना रखा है, नीचे इसके लगेगा mg, इस डायरेक्शन पे आपके F फोर्स लग रहा है और जो इसका नॉर्मल रिएक्शन है वो R आपके ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई होगा। ये एंगल हमें 30 डिग्री गिवन है, सो फाइनली ये भी हो जाएगा 30 डिग्री एंड द रिमेनिंग एंगल इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। नेक्स्ट जब F को दो कंपोनेंट्स पे डिवाइड करते हैं, सो ये वाला जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो आता है F cos थीटा एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता है F sin थीटा। यहाँ हमें रिएक्शन फोर्स R को कैलकुलेट करना है, सो R जो होगा इस FBD से हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक तो mg नीचे लग रहा है, सो m है 70, तो 70g यहाँ पे आएगा। दूसरा ये जो कंपोनेंट है F cos थीटा वो भी नीचे की ओर आ रहा है, सो नीचे फोर्स होगा F cos 60 डिग्री। यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करते हैं फाइनली R हमें मिलता है 70g प्लस ऑफ F cos 60 डिग्री। इन सब की वैल्यूज पुट करते हैं, 70g 10 हो गया, F दे रखा है 200, cos 60 हाफ। इसको जब कैलकुलेट करते हैं फाइनली R जो आता है वो आता है 800 न्यूटन। सो ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन सेकंड इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। सो द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड Ni एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर विल बी। यानी ये कहा है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, T को अगर आप इंक्रीज करते हो, सो R में क्या इफेक्ट होता है। और नेक्स्ट कहा है कि जो Ni है यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड वो कैसे वेरी करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए हम जानते हैं कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर इनको बैंड थ्योरी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, सो बैंड थ्योरी ये कहती है कि अगर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं तो उस वाले केस में तो ये क्या हो गया, कंडक्टर, क्योंकि नंबर ऑफ सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंडक्शन बैंड में है, यानी ये बहुत अच्छा कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, ये जो बैंड गैप है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बिटवीन वो 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, बहुत कम होता है। तो जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है सो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से चले जाते हैं कंडक्शन बैंड में और ये बिहेव करने लग जाता है एज अ कंडक्टर। इंसुलेटर में ये जो बैंड गैप है वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। सो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव नहीं कर पाते, सो ये इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करता है। अब इस केस को देखते हैं जो क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में गिवन है कि टेम्परेचर को जब इंक्रीज किया जाता है, टेम्परेचर को क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, T को इंक्रीज करते हैं, सो होगा क्या, सेमीकंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएंगे। सो Ni जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड वो आपके इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ पर इस केस में Ni जो है वो आपके इंक्रीज हो जाएगा। सो फाइनली Ni इंक्रीज होगा, ये हमें पता लग गया। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कंडक्शन बैंड में इंक्रीज होंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे जो इसकी रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे करंट इजीली फ्लो होगी, सो R जो है वो आपके डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन चेक करना है जहाँ पे Ni इंक्रीज हो रहा है और R डिक्रीज हो रहा है, सो Ni इंक्रीजेस एंड रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अ फ्री न्यूट्रॉन डिकेज इनटू अ प्रोटॉन बट अ फ्री प्रोटॉन डज नॉट डिकेज इनटू न्यूट्रॉन, दिस इज बिकॉज। ऑप्शन को चेक करते हैं। न्यूट्रॉन इज अ कंपोजिट पार्टिकल मेड ऑफ अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये रॉन्ग होगा, पॉसिबल नहीं है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर नहीं बना होता।
न्यूट्रॉन हैज अ लार्ज रेस्ट मास देन प्रोटॉन, ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं, न्यूट्रॉन इज अ अनचार्ज पार्टिकल, इसकी रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। प्रोटॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, इसका भी इसकी रिएक्शन से कोई भी रिलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो राइट आंसर होगा। देखते हैं कैसे। किसी भी रिएक्शन को होने के लिए जो रिएक्टेंट है उसका मास वो हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए प्रोडक्ट के मास के, तभी कोई रिएक्शन पॉसिबल होती है। अगर ऐसा नहीं है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। सो हम जानते हैं जो न्यूट्रॉन है उसका मास ज्यादा होता है प्रोटॉन से। सो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन डिके होना पॉसिबल है, लेकिन प्रोटॉन से न्यूट्रॉन डिके पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन से कम होता है। तो मास वायलेशन हो जाएगा, मास कंजर्व नहीं रह पाएगा। मास कंजर्वेशन जो लॉ है वो फॉलो इस रिएक्शन में नहीं होगा, तो ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर अ कंडक्टर connected in an electrical circuit is Vd. The conductor is now replaced by another conductor with the same material, same length, but double the area of cross section. The applied voltage remains same. The new drift velocity of the electron. So drift velocity जो new है वो हमें कैलकुलेट करनी है। देख लेते हैं इसको, इजी क्वेश्चन है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे Vd इनिशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, कंडक्टर को रिप्लेस किया ऐसे कंडक्टर से जहां पे मटेरियल सेम है, मींस रो सेम होगा, उसका रो सेम होगा, रो में कोई चेंज नहीं होगा। सेम लेंथ एल सेम है, एल में कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट डबल दी क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया को क्या किया है 2 टाइम्स किया है। पहले ए था, अब कितना हो गया है 2a हो गया है। अप्लाइड वोल्टेज से V भी क्या है सेम, वोल्टेज आपके सेम है। इस क्वेश्चन को देखते हैं तो Vd पे क्या इफेक्ट होगा। सो वी नो दैट, हम जानते हैं यहाँ पे I जो होगा वो होता है NeAVd, ये बेसिक इसका फॉर्मूला होता है NeAVd। यहाँ पे Vd की वैल्यू आपके आ जाएगी I अपॉन NeA। सो यहाँ पे करंट सेम नहीं है, सो यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकते कि एरिया को डबल किया तो Vd हाफ हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है, यहाँ पे वोल्टेज सेम है तो I को चेंज करेंगे वोल्टेज की फॉर्म में, तो I होता है V अपॉन R NeAVd। यहाँ पे I की जगह V अपॉन R मैंने पुट किया है। सो फाइनली अब कैलकुलेट करते हैं न्यू Vd को। Vd डैश क्या आ जाएगा, वोल्टेज सेम है V का भी, R आपके होता है रो L अपॉन A, एरिया की बात करें यहाँ पे रो L अपॉन A, सो EA। सो एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, सो Vd डैश क्या होगा, इस इक्वल्स टू V रो L E। तो वोल्टेज सेम है, रो मटेरियल सेम है तो सेम होगा, लेंथ सेम है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सेम होती है, तो Vd में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना है। तो Vd डैश जो आएगा वो Vd के इक्वल ही आएगा। सो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो आपके राइट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, जो गिवन है द एम्पलीट्यूड ऑफ 15 sin 1000 pi t is modulated by 10 sin 4 pi t signal. The amplitude modulated signal contains the frequency. यानी जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है न्यू सी प्लस न्यू एम, न्यू सी माइनस ऑफ न्यू एम, ये 3 फ्रीक्वेंसी आपको मिलती है। यहाँ पे न्यू सी जो है वो जो इनपुट सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी है, एंड न्यू एम जो सिग्नल हम मॉड्यूलेट कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। सो यहाँ पे न्यू सी कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं ए साइन ओमेगा टी। सो यहाँ पे ओमेगा सी इस वाले सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो हम कैलकुलेट करने के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है 1000 पाई। सो फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी न्यू सी इक्वल्स टू बाय फॉर्मूला ओमेगा सी अपॉन 2 पाई। सो वी गेट 1000 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई इक्वल्स टू 500 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी आपके सेम मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अगर हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, सो ओमेगा एम आपको मिल रही है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो आपके है 4 पाई। सो यहाँ पे न्यू एम आपके पास आ जाएगा ओमेगा एम डिवाइडेड बाय 2 पाई, देन वी गेट 4 पाई बाय 2 पाई इज इक्वल्स टू 2 हर्ट्ज। अब इस फॉर्म में हम फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं यहाँ पे। सो पहली जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी
न्यू सी प्लस न्यू एम मीन्स 502 हर्ट्स दोनों को ऐड करने पर। दूसरी है न्यू सी जो है 500 हर्ट्स। तीसरी है न्यू सी माइनस ऑफ न्यू एम विच मीन्स 500 माइनस ऑफ 2 इक्वल्स टू 498 हर्ट्स। सो ऑप्शन जो होंगे ए यहाँ पे ठीक रहेगा, ऑप्शन नंबर डी राइट है, एंड ऑप्शन नंबर ई। तो ये जो तीनों ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 में आ रहे हैं, सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इफ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग द पावर 15 किलोवाट प्रोड्यूसेस 10 to the power of 16 photon per second, the radiations belongs to the part of spectrum is, h की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, सो गामा, रेडियो, माइक्रो या अल्ट्रा, इनमें से हमें चेक करना है। अगर मैं लैम्डा को कैलकुलेट कर लूँ तो मुझे ये आइडिया हो जाएगा कि कौन सी रे इस रीजन में आ रही है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए दे रखा है पावर गिवन है 15 किलोवाट मीन्स 15,000 ऑफ वाट गिवन है, वो पर सेकेंड 10 to the power of 16 फोटॉन्स ये प्रोड्यूस कर रहा है। सो पावर का जो फॉर्मूला है हम जानते हैं एन एच न्यू अपॉन टी कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। सो टी है पर सेकेंड, एन इज अ नंबर ऑफ फोटॉन्स, एन गिवन है 10 to the power of 16, टी आ जाएगा पर सेकेंड, सो टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड। एच की वैल्यू गिवन है 6 into 10 to the power of minus of 34, न्यू होता है सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करते हैं 15,000 इक्वल्स टू 10 to the power of 16 मल्टीप्लाई एच 6 into 10 to the power of minus 34, न्यू को मैंने लिखा है सी अपॉन लैम्डा, टी की वैल्यू 1 पुट की है। इन सबसे जब कैलकुलेशन करते हैं सो लैम्डा अप्रोक्सीमेटली आता है 0.12 10 to the power of minus of 12 मीटर, या कह सकते हैं 0.12 पिकोमीटर। तो ये जो लैम्डा रेज होती है तो ये चेक कर लेते हैं। गामा की जो रेंज है वो 10 to the power of minus of 12 होती है, सो यहाँ पे गामा रे आपके राइट ऑप्शन होगा। तो इस रेंज को आपको याद रखना है, गामा, एक्सरे, यूवी रे, विजिबल रे, अल्ट्रा वायलेट, माइक्रो एंड रेडियो वेव। इसको अगर आप याद रख लेते हो तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। गामा से रेडियो की तरफ जाते हैं तो लैम्डा इंक्रीज होता है और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपके राइट ऑप्शन होगा गामा रेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गिवन द बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन ऑफ द लेबल एज अ assertion A and the other is labeled as a reason R. So A पार्ट दे रखा है, the beam of electron shows wave nature and exhibit the interference and diffraction. इसका जो रीजन गिवन है, डेविएशन जर्मन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। सो इसको चेक करते हैं, बेसिक पार्ट है। डेविएशन जर्मन एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखा था कि जो पार्टिकल्स है वो वेव की तरह नेचर शो करते हैं। तो पार्टिकल का जो वेव नेचर है वो डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट हमें बताता है। तो इसका जो रीजन है और इसका जो एसर्शन है, द बीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन शोज द वेव नेचर एंड एग्जिबिट इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन तभी शो हो सकता है जब वो एज अ वेव की तरह बिहेव करे। तो ए एंड आर ये दोनों राइट है। सो और जो रीजन है वो ए को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, सो सेकंड ऑप्शन आपके सही रहेगा। बोथ ए एंड आर द करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेनिंग सॉल्यूशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।